हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी की वीडियोस में 8वीं वीडियो है। इससे पहले आप लोगों को पता है कि हम अनेक शब्द के लिए एक वीडियो करा चुके हैं। दूसरी वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला को जाना था, इसमें स्वर व्यंजन सभी को क्लासीफाई किया था। इसके बाद अगली वीडियो में विराम चिन्ह और 4th वीडियो में शब्दों के विषय में बात की थी कि शब्द कितने प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव और हर तरह की बात की थी। इसके बाद 5वीं वीडियो में हमने संज्ञा, लिंग तथा वचन को कवर किया था। इसके बाद 6ठी वीडियो में सर्वनाम और कारक को भी कवर कर लिया था। 7वीं वीडियो में विशेषण शब्दों के बारे में हमने जाना था और आज है 8वीं वीडियो जिस पे हम क्रिया और काल पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्रिया, जिसको इंग्लिश में आप वर्ब के नाम से भी जानते हैं, तो जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं, वे क्रिया कहलाते हैं। मैं लिख देता हूँ एक बार परिभाषा को भी। जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने यानी कि घटित होने या किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, आना जाना इत्यादि। ठीक है। अच्छा, एक शब्द क्रिया में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है धातु रूप। क्या है धातु रूप? तो एक्चुअली में जो क्रिया का मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप वो धातु कहलाता है। ठीक है, धातु कहलाता है। क्या कहना की कोशिश कर रहे हैं हम? मूल रूप। जैसे क्रिया है लिखना, ठीक है, तो अब इसका मूल रूप है लिख। ये इसका धातु रूप कहलाएगा। जिसके आगे ना लगा करके हमने उसको क्रिया बना लिया है, तो वो इसका मूल रूप क्या है? लिख। ऐसे ही पढ़ना से क्या है उसका मूल रूप? पढ़। ऐसे ही आना का मूल रूप क्या है? आ। जाना का मूल रूप क्या है? जा। ठीक है। गाना का मूल रूप क्या है? गा। खाना का मूल रूप क्या है? खा। पीना का मूल रूप क्या है? पी। तो ये सब क्या है? ये आपके मूल रूप हैं जो आपके क्या कहलाते हैं? धातु रूप कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब अगर क्रिया पर प्रयोग देखें हम, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यानी क्रिया के 2 प्रकार हम कह सकते हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक। जैसा कि यहाँ पर नाम के साथ ही दिख रहा है, अकर्मक मतलब कर्म नहीं, सकर्मक मतलब कर्म के साथ। तो जिन क्रियाओं के व्यापार मतलब प्रयोग, जिन क्रियाओं के प्रयोग करने का जो फल है वो कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं, तो वो कहलाती हैं क्रियाएं अकर्मक क्रिया। जबकि जो फल है, यानी जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर नहीं और कर्म पर पड़ता है, तो वो कहलाती हैं आपके सकर्मक क्रियाएं। ठीक है। अच्छा, एक खास बात और इसमें देखने को मिलती है कि जो कर्म है वो कारक के साथ दिया होता है। कारक आप लोगों ने पढ़ लिया है ना। कर्म जो है वो कारक के साथ दिया गया होता है। ये भी इसकी एक सकर्मक क्रिया की पहचान है। आगे सकर्मक क्रियाओं को एक कर्मक और द्विकर्मक में फिर से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक उदाहरण से दोनों में अंतर समझ लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दिया है? कि दादी कुर्सी पर बैठी हैं। दादी कुर्सी पर बैठी हैं। तो इसमें दादी यानी कि जो कर्ता है उसमें परिवर्तन दिख रहा है, कुर्सी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है उस पर कोई चेंज नहीं दिख रहा है, जबकि कर्ता जो क्रिया को कर रहा है उस पर उसका चेंज दिख रहा है कि वो पहले खड़ी थी वो अब बैठ गई हैं। तो दादी कुर्सी पर बैठी हैं, तो ये कैसी हो गई है?
अकर्मक हो गई है, ठीक है। जबकि सकर्मक की अगर बात करें तो जैसे धोबी कपड़ा धोता है, एक उदाहरण ले लेते हैं, धोबी कपड़ा धोता है, ठीक है। तो इसमें कपड़े पर भी चेंज हुआ है और धोबी तो कपड़े धो ही रहा था, तो इसमें क्या हुआ है कि कर्म पर, यानी कि जो फल हुआ है वो कर्म पर भी पड़ा है, पहले जैसा कपड़ा नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सकर्मक क्रिया, तो ये पहचान हो गई। अब इसमें जब क्रिया का केवल एक कर्म होता है तब तो वो एक कर्म कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चा फल खाता है, बच्चा फल खाता है तो केवल एक कर्म हो रहा है। दूसरा उदाहरण अगर दें तो जैसे गाय पानी पीती है, गाय पानी पीती है, एक ही तो कर्म हो रहा है, बच्चा फल खा रहा है, गाय पानी पी रही है। जबकि द्विकर्मक क्रिया का अगर एग्जाम्पल लें तो इधर लिख देता हूँ मैं, नेहा जो है वो पक्षियों को दाना डाल रही है, नेहा पक्षियों को दाना डाल रही है, ये जो है वो द्विकर्मक हो गया है, ये कैसा है, द्विकर्मक है। तो ये उदाहरण आप लोगों के समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे एक और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि श्याम ने राम को पुस्तक पढ़ाई, तो श्याम ने राम को पुस्तक पढ़ाई, ये भी आपका द्विकर्मक में हो जाएगा। अभी अभी मैंने इसकी पहचान भी बताई थी आपको कि इसमें जो कर्म आ रहा होगा वो कारक के साथ आ रहा होगा, ये इसकी मुख्य पहचान है। द्विकर्मक की मुख्य पहचान है कि जो कर्म है वो कारक के साथ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है आपको। अभी और अगर उदाहरण देखना चाहें तो इसके और उदाहरण भी देख सकते हैं। चलिए, रचना के आधार पर अगर बात करें क्रिया की, तो रचना के आधार पर क्रिया के 6 प्रकार होते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। सामान्य क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया। तो एक एक करके सब पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आती है सामान्य क्रिया। तो जो भाषा में रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित हैं, यानी कि धातु शब्द और उनके पीछे ना लगा करके हम अक्सर इन क्रियाओं को बना लेते हैं, तो ये आपकी सामान्य क्रिया बन जाती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी बनती हैं, जैसे कि आपको पता है, उड़ना, लिखना, गाना, सुनना, ये सब कैसी हैं, ये आपकी सामान्य क्रिया हैं। आप देख पा रहे होंगे कि धातु शब्द में ना प्रत्यय लगा करके आपने इनको बना लिया। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी हैं? प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या करवाता है, ठीक है। दूसरों से कार्य वो क्या करेगा, करवाएगा। तो वो आपकी कौन सी क्रियाएं हो जाएंगी, वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएंगी। कौन सी क्रिया हो जाएंगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी हैं, जैसे गोविंद ने राम को जगाया, ठीक है। तो राम जो है वो गोविंद की प्रेरणा से जागा है। अब इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गोविंद ने राम को जगवाया है, ठीक है ना। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया में हो गया। तो जितना भी करवाना है, पीछे वा शब्द जो लगा करके आ जाएगा वो सारे के सारे प्रेरणार्थक क्रिया में होंगे, ठीक है। जैसे लिखवाया, खिलवाया, ठीक है, ये जितने भी इस प्रकार से होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, वो प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं, संयुक्त क्रियाएं, ठीक है। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मिलकर एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती, ठीक है। इसमें संयुक्त क्रियाओं के भी फिर आगे चल के 13 प्रकार के वर्गीकृत किए जाते हैं। 13 प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसमें आरंभ बोधक भी है, समाप्ति बोधक भी है, आकस्मिकता बोधक है, निरंतरता बोधक है, अभ्यास बोधक है,
शक्यता बोधक है, शक्यता मतलब सकना के आधार पर, जैसे जा सकते हो, पढ़ सकते हो। अवकाश बोधक है तो वो ना लगा करके हो जाता है, वो पढ़ने ना पाया, जाने ना पाया, है ना। अनिष्टता बोधक है, इच्छा बोधक है, अनुमति बोधक है, आवश्यकता बोधक है, फिर अतिशयता बोधक है। और संज्ञादि के साथ संयुक्त क्रिया में संज्ञादि का अर्थ प्रधान रहता है। तो ये इस प्रकार से 13 प्रकार के संयुक्त क्रिया के भी प्रकार आगे चलकर बनते हैं। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया में हमने अभी अभी क्या बताया आपको, संयुक्त क्रियाएं जो 2 या 2 से अधिक क्रिया मिलकर एक पूर्ण क्रिया करती हैं। जैसे पढ़ रहा, जैसे चला गया। तो वो 2 शब्द हमको ऐसे लगते हैं कि दोनों क्रियाएं हैं, पर उनके मिल करके वो एक कार्य लग रहा होता है कि एक कार्य किया गया है ना। चला गया में केवल एक ही चीज़ हमको निर्दिष्ट हो रही है, तो ये कैसी है, संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आती हैं नाम धातु क्रियाएं। ठीक है, ये जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में प्रत्यय लगा करके बनती हैं, उन्हें हम नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे हाथ है। ठीक है, हाथ है, अब हाथ से हमने एक बना लिया हथियाना। ठीक है, जैसे बात है, अब बात से हमने बना लिया बतियाना। ठीक है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण जो शब्द हैं उनके पीछे, अब जैसे शर्म है मान लीजिए एक शब्द, और उससे हमने बना लिया शर्माना। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो संज्ञाएं हैं, क्रियाएं हैं, ये नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जो शब्द हैं उनके अंत में हम प्रत्यय शब्द लगा लेते हैं और उससे इस प्रकार की क्रियाएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो इसमें शर्माना, मुस्कुराना, हथियाना, बतियाना, सठियाना, अपनाना, है ना, झूठ से झुठलाना, और गुस्सा से गरमाना कह सकते हैं, ठंडा से ठंडाना कह देते हैं। तो ये कैसी है, नाम धातु क्रियाएं। ठीक है, इसके बाद आती हैं पूर्वकालिक क्रियाएं। तो पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि क्रिया का एक क्रिया जो है उसका पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरा होने से पहले पाया जाता है। क्या कह रहे हैं, एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरा होने से पहले पाया जाता है। जैसे वह पढ़कर सो गया, क्या उदाहरण दिया है, पढ़कर सो गया। तो पढ़कर सोया है, तो पढ़ा गया पहले होगा, है ना। तो ये जो पढ़कर वाली क्रिया है ये पहले ही हो चुकी, ये आभास करा रही है कि ये पूर्व काल में ही हो गई है। तो पढ़कर सो गया, है ना। खाकर खेलने चला गया, तो वो खाना जो खाया है उसने वो पहले ही हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है, इसके बाद में लास्ट है अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक में ध्वनि के अनुकरण के फलस्वरूप हम कुछ क्रिया शब्द बना लेते हैं, तो वो सब आपके अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं खटपट हो रही है, ठीक है, तो या खटखट हो रही है, उस आवाज़ से, ध्वनि से आपने बना लिया खटखटाना। ठीक है, या आप लोग कहते हैं जैसे कि भनभन हो रही है तो भिन भिनाना। ठीक है, मक्खी भिन भिना रही हैं, इस प्रकार से। ठीक है, और कोई काँप रहा है, थर 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 की आवाज़ हो रही है तो थर थराना, है ना। और सन 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 हवा चल रही है तो वो सन सनाना, है ना। थपकी लग के आवाज़ आ रही है तो उस ध्वनि के आधार पर थप थपाना। तो ये सब क्या है, ये ध्वनि के आधार पर उनका अनुकरण करती हुई हमने क्या कर लिया है, क्रिया शब्द बना लिए हैं, तो वो आपके अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये आप लोगों ने देखे क्रिया के विभिन्न रूप। तो प्रयोगों के आधार पर आप लोग जानते हैं कि क्रिया केवल 2 प्रकार की है, अकर्मक और सकर्मक। जबकि रचना के आधार पर अगर आप देखेंगे तो वो 6 प्रकार हो गए हैं। सामान्य हो गया है, और इसके अलावा प्रेरणार्थक हो गया है, और इसके बाद संयुक्त, नाम धातु, पूर्वकालिक और अनुकरणात्मक। ठीक है, संयुक्त के भी जो प्रकार हैं आगे चल कर के 13 प्रकार बनते हैं, वो भी मैंने बोल दिए थे, इसलिए आप चाहें तो वो पॉज कर करके लिख सकते हैं अगर आप और उच्च स्तर के नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं काल पर। काल
3 प्रकार का होता है। काल कहेंगे किसे? 2 घटनाओं के घटित होने के अंतराल को हम काल या समय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं हम? काल या समय की परिभाषा क्या दी है? किन्हीं भी 2 घटनाओं के घटित होने के अंतराल को हम काल या समय कहते हैं। एक है भूतकाल, एक है वर्तमान काल और एक है भविष्यकाल। इस प्रकार से काल के 3 भाग बनते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। ठीक है। इसके बाद भूतकाल को फिर से 6 भागों में, वर्तमान काल को फिर से 3 भागों में और भविष्य काल को फिर से 2 भागों में हम बांटते हैं। ठीक है। तो भूतकाल जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीता हुआ समय। भूतकाल का मतलब बीता हुआ समय, वर्तमान जो अभी चल रहा है और भविष्य मतलब आने वाला समय। भविष्य का मतलब क्या हो जाएगा? आने वाला समय। ठीक है। तो सबसे पहले हम भूतकाल से शुरू करते हैं, एक एक प्रकार इसके जान लेते हैं। ठीक है। तो भूतकाल में सामान्य जो भूतकाल के अंतर्गत आता है उसमें केवल छोटे से शब्द लगे होते हैं, गा, गी, गे या था, थी, थे। ठीक है। ये शब्द अगर लगे हैं तो वो सामान्य भूतकाल का है। ठीक है। जैसे कबूतर उड़ रहा था तो इसमें पीछे था लगा है, वे कहीं जा रहे थे, तो वो इस प्रकार से क्या कहलाएंगे? सामान्य भूतकाल हो गया। ठीक है। आसन्न का मतलब कुछ देर पहले समाप्त, कुछ देर पहले। आसन्न का मतलब बस कुछ देर पहले, कुछ देर पहले ही समाप्त हुआ है, वो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आता है। जैसे कल वर्षा हुई थी। ठीक है। तो आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जस्ट अभी की ही बात है, थोड़े समय उसको हुआ है अभी, तो कल वर्षा हुई थी, या 1 घंटे पहले वो गए थे। तो जहाँ भी इस प्रकार से, अब देखिए इसमें सामान्य और आसन्न में थोड़ा सा अंतर आपको करना पड़ेगा। कई बार आसन्न भूतकाल सामान्य भूतकाल जैसा ही दिखता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें समय का निर्धारण कर देते हैं और ये निश्चित कर देते हैं कि कुछ देर पहले ही, यानी कुछ समय पहले ही वो घटना घटित हुई है, वही क्या बन जाता है? फिर आसन्न भूतकाल बन जाता है। ठीक। अच्छा, पूर्ण भूतकाल का मतलब बहुत समय पहले उसकी क्रिया हुई है। पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत समय पहले उसकी क्रिया हुई है। मैं जो उदाहरण बोलता हूँ इनको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लिया करिए, बहुत समय पहले। ठीक है। तो पूर्ण भूतकाल का क्या सीधा सा इंडिकेटर है आपके पास कि बहुत समय पहले वो घटना घटित हुई है। ठीक है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कई वर्षों पहले अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर शासन किया था, तो ये क्या है? ये पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि इसको काफ़ी समय हो गया। अच्छा, इसमें अब आप कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे वर्गीकृत करेंगे कि आसन्न भूतकाल में कितना कुछ देर पहले तक का? तो ये कुछ देर पहले अधिकतम ऐसा फीलिंग आपको आना चाहिए कि आपकी मेमोरी में है। ठीक है। आप एक तरह से बस इतना सा याद रखें कि वो मेमोरेबल है, याद रखने योग्य है, उतना पहले तक की चीज़ को हम आसन्न भूत के अंतर्गत मान सकते हैं। ठीक है। इसका कहीं कोई सीधा सीधा वर्णन नहीं मिलता है कि कितना पहले तक का आप मान सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप ये वर्गीकृत ही करना चाह रहे हैं तो मेरा सुझाव होगा कि आप लगभग 1 सप्ताह तक के समय को इसमें ले सकते हैं। हालांकि 1 सप्ताह तक का भी पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। तो तीसरा है आपका चौथा है आपका अपूर्ण भूतकाल। ठीक है। तो अपूर्ण भूतकाल में क्या है? भूत में क्रिया तो हो रही थी लेकिन पूर्ण नहीं हुई। क्रिया जो है वो पूर्ण नहीं हुई है, शुरू तो हुई थी लेकिन वो पूर्ण नहीं हुई है। ठीक है। वो अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे श्याम खेल रहा था, तो आपने उसको पहले ही खेलते हुए तो देखा है, लेकिन उस क्रिया को पूर्ण होते नहीं देखा था। माया सो रही थी, तो सो चुकी नहीं है, वो सो रही थी, क्रिया वो चल रही थी पहले से ही, अभी पूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार का जो भूतकाल होगा वो किस में आएगा? अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आता है संदिग्ध भूतकाल। क्या आता है? संदिग्ध भूतकाल। इसमें क्या होगा? उसके क्रिया होने में संदेह होता है, क्रिया होने में संदेह, शक होता है, वो आपका आता है
संदिग्ध भूतकाल में। तो इसमें एक उदाहरण कैसे ले सकते हैं, जैसे शायद तुमने देखा होगा, तो ये देखा होगा, ये तो गा जो लग रहा है ये भूतकाल का तो सूचक हो ही गया, लेकिन शायद शब्द लग गया है तो इसमें क्रिया के होने में संदेह है ना। जैसे एक और हमने कहा आपने कहा होगा, ये एक उदाहरण ले लीजिए। आपने कहा होगा, आपने खाना खाया होगा, हाँ शायद आपने पैसे दिए होंगे। तो ये सब क्या है, ये संदिग्ध है, पूर्ण रूप से नहीं है ना। उसने खाना खाया होगा, तो ये क्या है, संदिग्ध भूतकाल को बता रहा है। ठीक है, इसमें अक्सर करके देखा होगा, कहा होगा, खाया होगा, इस प्रकार से होगा लगा करके इसको पूर्ण किया जाता है। ठीक, इसके बाद में आता है एक अंतिम हेतु हेतु मद भूत। ठीक है, ये बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो जब भी भूतकाल में यानी कि पास्ट में एक क्रिया के होने या न होने से दूसरी क्रिया प्रभावित होती है तो वो आपका हेतु हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत आता है। क्या कह रहे हैं हम, इसमें एक क्रिया की वजह से दूसरी क्रिया प्रभावित होती है। जैसे एक उदाहरण हम ले रहे हैं, वह पढ़ता तो पास हो जाता, तो पास हो जाता। अब यहाँ पर ये जो पढ़ना वाली क्रिया है इसकी वजह से उसके पास या फेल हो जाने पर काम हो रहा है, यानी दूसरी क्रिया पहली क्रिया से प्रभावित हो जा रही है। ठीक है ना, यदि वह शादी में जाता तो मैं भी जाता, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया को प्रभावित कर रही है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होता है, हेतु हेतु मद भूत, ये भूतकाल के अंतर्गत आता है। वर्षा ना होती तो बाढ़ ना आती, है ना, यानी वर्षा ना हुई होती तो बाढ़ ना आती। तो ये भी क्या है, एक क्रिया दूसरी क्रिया को प्रभावित कर रही है। तो ये थे भूतकाल के 6 प्रकार, सबको मैंने एक एक करके समझा दिया। इनकी आप नोट्स बना भी सकते हैं और उदाहरण भी मैंने काफ़ी बता दिए हैं, तो इनको आप लोग लिख लिया करिए ज़रूर से। ठीक है, और इसके अतिरिक्त आप स्वयं से भी इसमें कुछ उदाहरण ऐड किया करिए, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल की अगर हम बात करें तो उसमें 3 प्रकार होते हैं, एक है सामान्य, एक है अपूर्ण और एक है संदिग्ध। तो सामान्य तो सीधा सीधा सा है कि उसमें ता है, ती है और ते हैं जैसे शब्द लगे होते हैं पीछे, तो वो सब सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाती है, मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, ये सब सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आ गए। ठीक है, अच्छा इसी में एक पूर्ण वर्तमान काल भी हो सकता है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे उसने खाना खाया है, ठीक है, तो वो खाया है का मतलब जस्ट अभी अभी उसने काम किया है और पूरा हो चुका है, तो इसको कह सकते हैं पूर्ण वर्तमान काल में। लेकिन जब यही क्रिया पूर्ण नहीं है तब आप कहते हैं उसको कि वो अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, यानी कि इसको कभी कभी तात्कालिक वर्तमान काल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको, तात्कालिक वर्तमान काल। मैं लिख देता हूँ, इसको लिख भी लीजिएगा इसको आप भी, तात्कालिक वर्तमान काल भी कभी कभी इसको कह देते हैं। इसमें क्रिया पूरी नहीं होती है, क्रिया चल रही होती है। जैसे मैं जा रहा हूँ, वह खाना खा रहा है, वह आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके अपूर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी अभी क्रिया पूर्ण नहीं है, सीधी सी बात। अपूर्ण मतलब पूर्ण नहीं है, तो जो भी क्रिया है वो भी चल रही है, पूर्ण नहीं है, वो आपका अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद में संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल में यानी कि अभी होने में संदेह है ना। जैसे सीता स्कूल से आ रही होगी, तो अभी कोई पक्का नहीं पता है कि वो आ ही रही है कि नहीं, आ रही होगी, इसमें लिखा है ना आ रही होगी। तो ये जैसे कि वह पढ़ रही होगी, तो पढ़ रही होगी ये पक्का नहीं है कि वो पढ़ ही रही होगी। ठीक है ना, तो ये पढ़ रही होगी यानी संदिग्ध है, संदेह है उस क्रिया के होने में। तो ये यहाँ पर भी वही होगा या होगी करके सेंटेंस को पूर्ण किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके वर्तमान काल के हो गए 3 प्रकार। अच्छा, इसके बाद में अब ले लेते हैं भविष्य काल के। ठीक है, तो भविष्य काल में एक होता है सामान्य और एक संभाव्य।
सामान्य तो मतलब सिंपल सा है कि इसमें आपके सामने गे, गी और गा जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा होगा अंत में। जैसे वह खाना खाएगा, वह बाजार जाएगा, तो ये अभी काम होना है, तो ये हो गए आपके सामान्य भविष्यकाल। ठीक है। जबकि संभाव्य की अगर बात करोगे तो संभाव्य में शायद लग चुका होगा, उसमें क्या लग चुका होगा, शायद लग चुका होगा, तो वो आपका संभाव्य भविष्यकाल के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे लगता है वो चला जाएगा, शायद कल वर्षा होगी, है ना, संभव है कल राम आए, तो ये सब क्या है, ये संभव के दायरे में आ रहा है, यानी कि शायद ऐसा काम होगा। एक्चुअली ये जो संदिग्ध वाला था यही तीनों में मिलता है, तो वो संदिग्ध को यहाँ संदिग्ध न कह करके संभाव्य कह रहे हैं, क्योंकि उसमें संदेह तो है लेकिन वो अभी हुआ नहीं है, तो इसीलिए उसको संभाव्य यानी हो सकता है के अंतर्गत कहते हैं। तो ये एक प्रकार जो तीनों में मिलता है उसी के अंतर्गत। ऐसे ही सामान्य है, वो भी तीनों में मिलता है। सामान्य भूतकाल भी होता है, सामान्य वर्तमान काल भी होता है और सामान्य भविष्य काल भी होता है। इसी तरह से संदिग्ध भूतकाल भी है, संदिग्ध वर्तमान भी है और संदिग्ध ही भविष्य भी है, जिसको हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है। तो इसमें कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, जैसे प्रभु सबकी रक्षा करें, है ना, तो हम जब प्रभु से कामना कर रहे हैं कि प्रभु सबकी रक्षा करें, तो ये संभाव्य है, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रभु सबकी रक्षा करें। ठीक है। तो ये किस में आते हैं, संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक बात आप लोगों के समझ में आ गई है। ये था काल का वर्गीकरण, काल क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और उन प्रकारों के भी कितने प्रकार हैं, उदाहरण सहित हमने समझाया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके और फिर से सुन के उनको अपना क्या कर सकते हैं, नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने क्रिया पर भी चर्चा की है और काल पर भी चर्चा की है। आप चाहें तो इन सब के टेस्ट के रूप में भी इंटरनेट वगैरह से क्वेश्चन आंसर्स डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, और जल्दी ही हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आएंगे, जिसमें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, जिससे कि आपको आसानी होगी उनको पढ़ने में। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो भी हमारे चैनल पर नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो एक बार पुनः आप सब लोगों को थैंकिंग यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।